हाय फ्रेंड्स, ज्ञान भारती के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम लेकर आ गए हैं आज नया वीडियो। और आज से हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश की नदियां। और मध्य प्रदेश की नदियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में। मध्य प्रदेश पीएससी के प्री मेंस या अदर कोई भी एग्जाम के पर्पज से ये सेगमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश की नदियों में नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख और सबसे बड़ी नदी, जैसा कि आप सबको पता ही होगा और आप सबने नर्मदा नदी का नाम भी सुना होगा। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख और सबसे बड़ी नदी उद्गम कहाँ से होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे। उद्गम अनूपपुर जिले में मैकल श्रेणी में अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित नर्मदा कुंड से। ध्यान देंगे, अनूपपुर जिले में मैकल श्रेणी में अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित नर्मदा कुंड से। ऊंचाई 1048 मीटर। ये आपने जितना भी अभी देखा उसमें से कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो कुंड हो, चाहे वो उसकी ऊंचाई हो। ठीक है, तो हमें उद्गम बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं विलय कहाँ होता है, कहाँ पे जाके ये मिलती हैं। तो विलय होता है गुजरात के भचूड़ जिले से 30 किलोमीटर दूर। गुजरात में भचूड़ जिला पड़ता है, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी में। कहाँ मिलती हैं? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी जो है वो अरब सागर का हिस्सा है। समुद्री जल स्थल भाग में जब थोड़ा प्रवेश कर जाता है तो खाड़ी में परिवर्तित होता है, उसे खाड़ी कहते हैं भौगोलिक संरचना को। तो वो खाड़ी जो है वो अरब सागर का हिस्सा है। या हमसे अगर पूछा जाए किस सागर में मिलती है तो हमारा जवाब अरब सागर ही होगा। अगर खाड़ी के रूप में पूछा जाए तो खंभात की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? गुजरात के भचूड़ जिले से 30 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी में। और साथ में एक और वहाँ भौगोलिक संरचना बनती है, वो बनती है एस्चुरी। 27 किलोमीटर लंबी एस्चुरी का निर्माण करते हुए नर्मदा नदी जो है वो खंभात की खाड़ी में मिल जाती हैं। ध्यान रखेंगे, चूंकि नर्मदा नदी प्रायद्वीपी नदी हैं, पठारी भाग में स्थित पहाड़ियों से, छोटी पहाड़ियों से निकलती हैं। और दूसरे तरह की अगर हम नदी देखें तो जैसे गंगा, यमुना, सिंध, ये सब हिमालयी नदियां हैं, सदानीरा नदियां हैं। इनमें बर्फ़ पिघलती रहती है और पानी हमेशा इनमें बना रहता है। इनका बहाव, अपवाह क्षेत्र बहुत अधिक होता है और साथ में इनमें अवसाद भी बहुत ज़्यादा बनता है। इसलिए ये नदियां जो हैं, हिमालय से निकलने वाली अधिकतर नदियां जो है वो बहाव के साथ साथ एक पंजेनुमा संरचना बनाती हैं, जिसे डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा बना के ये समुद्र में मिल जाती हैं। परंतु नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि इनमें अवसादों की कमी है। तो इस डिफरेंस को हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं प्रवाह। प्रवाह पूर्व से पश्चिम दिशा में नर्मदा नदी का है। पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी है। बहुत कम नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, परंतु हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा के समानांतर ताप्ती नदी भी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर हिंदुस्तान में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। और इसी के साथ ये एक विभाजक रेखा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में तैयार करती हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विभाजक रेखा का कार्य करती है, तो हमारा जवाब होगा नर्मदा नदी। इसके बाद देखते हैं लंबाई 1312 किलोमीटर, जिसमें से 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं नदी तंत्र। 41 सहायक नदियों सहित 3 राज्यों में प्रवाहित होती हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, गुजरात में 161 किलोमीटर और साथ ही महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर। नर्मदा नदी का प्रवाह राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में सक्रिय रूप से नहीं बहती हैं, परंतु राजस्थान को नर्मदा नदी का पानी उपयोग के लिए मिलता है, परंतु सक्रिय रूप से नदी प्रवाहित वहां नहीं होती हैं। अगर आपसे कोई सवाल किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान ऑप्शन दिए जाएं, तो आपका उत्तर हमेशा राजस्थान होगा। तो राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती हैं, परंतु राजस्थान नर्मदा नदी के जल का प्रयोग करता है। आइए अब देखते हैं नर्मदा नदी के अन्य नामों के बारे में। अन्य नाम एग्जाम पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी वनडे एग्जाम में या किसी भी सिविल सर्विसेज के प्री एग्जाम में नाम जो है, अन्य नाम जरूर पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं।
तो जितने भी अन्य नाम हैं मुझे मिले हैं, मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई और नाम मिलते हैं तो आप उन्हें 100% नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं अन्य नाम में रेवा। रेवा जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है। रेवा 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 का वर्णन बेसिकली रामायण में भी किया गया, पुराने संस्कृत ग्रंथों में किया गया, ऋग्वेद में भी नर्मदा नदी को रेवा कहा गया। और रीवा जिला और रीवा संभाग जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विकसित जिला है रीवा, उस रीवा जिले का नाम रेवा नदी के नाम पर ही पड़ा। रेवा के बाद देखते हैं मैकलसुता। मैकलसुता मैकलसुता इसलिए क्योंकि मैकल श्रेणी से निकलती हैं, तो मैकलसुता यानी मैकल की पुत्री मैकलसुता नर्मदा नदी। इसके बाद सोमोद्भवा। सोमोद्भवा यानी चंद्रमा से जन्मी। इसके बाद सप्तगंगा। सप्तगंगा नाम भी नर्मदा का है। इसके बाद अमरकंठी। अमरकंटक से निकलती हैं इसलिए अमरकंठी। इसके बाद शंकरी, भगवान शंकर की पुत्री इन्हें कहा जाता है, तो एक दूसरा नाम हो जाता है शंकरी। इसके बाद भारत की हृदय रेखा। भारत की हृदय रेखा क्यों कहते हैं? भारत की हृदय रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहते हैं, और मध्य प्रदेश में बहती है नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, इसलिए इन्हें भारत की हृदय रेखा भी कहते हैं। तो भारत की हृदय रेखा नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है इसलिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। साथ ही साथ गुजरात की जीवन रेखा क्योंकि गुजरात में बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं और गुजरात में सप्लाई होने वाला पेयजल और सिंचाई का जल नर्मदा नदी से मिलता है गुजरात को, इसलिए गुजरात की भी जीवन रेखा नर्मदा नदी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पवित्र नदी, तो मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी जो है वो नर्मदा नदी को माना जाता है। परंतु अगर यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी अगर आपके सामने ऐसी आती है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो वहां पे आप नर्मदा नदी का सिलेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है, तब आपका जवाब होगा नर्मदा नदी। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ लीजिए कि अगर प्लेन क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन मध्य प्रदेश की गंगा तो बेतवा, और अगर पूछा जाए पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा तो जवाब होगा नर्मदा। तो पवित्रता शब्द का ध्यान जरूर रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी नर्मदा नदी है। तो आइए अब जानते हैं नर्मदा नदी पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रपातों के बारे में। तो हम देखते हैं पहला प्रपात कपिलधारा प्रपात। कपिलधारा उद्गम से 8 किलोमीटर दूर नर्मदा का पहला प्रपात, ऊंचाई 30 मीटर, जिला अनूपपुर। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा के उद्गम से 8 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनने वाला पहला जलप्रपात, जिला पड़ता है अनूपपुर। दूसरा जलप्रपात है दुग्धधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात से 300 मीटर की दूरी पर, कुछ किताबें 1 किलोमीटर, कुछ किताबें 2 किलोमीटर, गूगल मैप जो है वो 250 मीटर, लेकिन जो एक कैलकुलेटेड दूरी आई है वो है लगभग 300 मीटर के आसपास। तो आपको 250 से 300 मीटर का रेशियो मान के चलना है। तो कपिलधारा से 300 मीटर की दूरी पर, ऊंचाई 15 मीटर है, जिला अनूपपुर, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर कपिलधारा से है तो जिले की जो सीमा है वो अनूपपुर ही है। दुग्धधारा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऊंचाई से पानी जब नीचे गिरता है तो गिरने के साथ साथ पूरा पानी जो है वो सफेद सफेद दिखाई देता है, इसलिए इसे दुग्धधारा कहते हैं। इसके बाद देखते हैं धुआंधार, मार्बल फॉल भी इसे कहते हैं, ऊंचाई 10 मीटर, भेड़ाघाट जबलपुर जिला। धुआंधार जलप्रपात लगभग सभी ने नाम भी सुना होगा, जबलपुर वाले विशेष तौर पे जानते होंगे धुआंधार जलप्रपात को। भेड़ाघाट में पड़ता है, जिला पड़ता है जबलपुर। और धुआंधार क्यों कहते हैं? क्योंकि 10 मीटर ऊंचाई से पानी नर्मदा नदी का एक चौड़ी धारा के साथ में नीचे गिरता है और गिरने के साथ ही जो गुबार एक धुआं सा ऊपर उठता है और चारों तरफ धुआं धुआं छाया रहता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। महत्वपूर्ण चीजें, विश्व प्रसिद्ध मार्बल रॉक वहां पाई जाती है, भेड़ाघाट जगह है, 10 मीटर की ऊंचाई है और जिला जबलपुर है। इसके बाद देखते हैं दर्दी प्रपात। दर्दी प्रपात खंडवा जिले में पाया जाता है, हरडिया और बड़वाह के बीच में। इसके बाद 5वां है मंधार, खरगोन जिले में पाया जाता है, हरडिया और बड़वाह के बीच में, ऊंचाई 12 मीटर है। इसे मंधाता जलप्रपात को मंधाता जलप्रपात भी कहते हैं। ध्यान देंगे, दर्दी पड़ता है खंडवा में, मंधार पड़ता है खरगोन में। इसके बाद सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन जिले में, ऊंचाई 8 मीटर। तो सहस्त्रधारा इसलिए नाम देते हैं क्योंकि जहां पे प्रपात है वहां पे नर्मदा की कई सारी धाराएं जो हैं वो फूट के एक साथ नीचे गिरती हैं, तो उसे सहस्त्रधारा जलप्रपात कहते हैं। स्थित है महेश्वर जगह में जो कि खरगोन जिले में पड़ता है, ऊंचाई इसकी है 8 मीटर। तो ये महत्वपूर्ण प्रपात हैं। ये कितने ऊंचे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये कहाँ स्थित हैं
और किस नदी पर है ये जरूर महत्वपूर्ण है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आइए अब जानते हैं नर्मदा नदी पर पड़ने वाले प्रमुख बांधों के बारे में। बांध बनेंगे तो परियोजनाएं आएंगी तो बिजली उत्पादन होगा और सिंचाई होगी। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बांध का बनना। तो नर्मदा नदी पर बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण बांधों के बारे में हम जानते हैं। पहला बांध है सरदार सरोवर बांध या परियोजना। एक चीज ध्यान रखेंगे, सरदार सरोवर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है, परंतु चूंकि नर्मदा नदी पर बना बांध है इसलिए हमें जानना इसके बारे में आवश्यक है। तो देखते हैं, गुजरात के बड़ौदा जिले में भचूड़ के पास केवड़िया गांव में कहाँ स्थित है, ध्यान रखेंगे। गुजरात राज्य है, बड़ौदा जिला है, भचूड़ के पास केवड़िया गांव में पड़ता है। सरदार सरोवर बांध को नर्मदा सरोवर बांध भी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। नर्मदा सरोवर बांध आधारशिला 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा रखी गई थी। शिलान्यास 5 अप्रैल 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। राष्ट्र को अर्पित किया गया 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बांध की ऊंचाई 163 मीटर तथा लंबाई 1210 मीटर है। बांध की ऊंचाई 163 मीटर, यानी जो सबसे गहरा पाया है वहां से लेके सबसे ऊंचाई तक जो लंबाई है वो है, बांध की ऊंचाई जो है वो है 163 मीटर। और इसी के साथ ये भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध बन जाता है। साथ ही साथ लंबाई 1210 मीटर यानी 1 किलोमीटर और 210 मीटर इसकी लंबाई है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ध्यान देंगे, अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें ध्यान रहे कि ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। साथ ही साथ यह बिजली का उत्पादन 1450 मेगावाट का करता है। 2 यूनिट लगी हुई है, एक 1200 मेगावाट की और एक 250 मेगावाट की, तो टोटल 1450 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसमें से 57% मध्य प्रदेश को मिलता है, 27% महाराष्ट्र को मिलता है और 16% जो है वो गुजरात को मिलता है। तो जो विद्युत उत्पादन 1450 मेगावाट का होता है वो किस राज्य को नहीं मिलता, वो राजस्थान राज्य को नहीं मिलता। हालांकि ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, लेकिन बिजली उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को मिलता है, राजस्थान को बिजली नहीं मिलती है। इसी के साथ पानी की आपूर्ति जो है वो गुजरात और राजस्थान को होती है। लगभग 19 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का उद्देश्य, सिंचाई का टारगेट इसका है। तो जो पानी है वो मिलता है राजस्थान को, परंतु बिजली राजस्थान को नहीं मिलती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में बहुत प्रसिद्ध हुआ था और इसमें मुख्य नेता मेधा पाटकर थी और उनके साथ साथ अरुंधति राय का भी नाम इसमें आया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी को सुरक्षित करने के लिए और पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए चला एक बहुत बड़ा आंदोलन था। ऐसा कहा जा रहा था कि चूंकि ये परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है, जलभराव बहुत अधिक होगा तो भूकंप आने के खतरे बढ़ेंगे, इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में चला था। इसमें हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, कब चला था, किस लिए चला था और मुख्य नेता कौन थे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना जो है इंदिरा सागर बांध या परियोजना, जो कि खंडवा जिले में पुनासा के पास पड़ता है, जिसे नर्मदा नगर कहते हैं। खंडवा जिले में, यह ध्यान रखेंगे, खंडवा जिले में पुनासा के पास में नींव रखी गई थी 23 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। लोकार्पण हुआ 2005 में। ऊंचाई 92 मीटर है और लंबाई 653 मीटर है। साथ ही साथ 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का टारगेट है। 128 मेगावाट की 8 यूनिट जो है वो विद्युत उत्पादन के लिए लगाई गई, तो कुल उत्पादन जो है वो 1000 मेगावाट का लक्ष्य है। इसके बाद देखते हैं रानी अवंतीबाई लोधी सागर यानी बरगी बांध, जबलपुर वाले समझ गए होंगे। बरगी बांध जबलपुर के बरगी गांव में, चूंकि बरगी गांव में इसलिए बरगी बांध कहा जाता है, स्थित है जबलपुर में। नदी है नर्मदा और नाम है रानी अवंतीबाई लोधी सागर, इसका मुख्य नाम है। नर्मदा नदी का कार्य की दृष्टि से पूर्ण होने वाला नर्मदा पर बना पहला बांध बरगी बांध है। निर्माण 1974 से 1988 के बीच चला था। 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन और 4.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का लक्ष्य बरगी बांध का है। इसके बाद देखते हैं ओंकारेश्वर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना खंडवा के ओंकारेश्वर के मंधाता गांव में है। ध्यान देंगे, ओंकारेश्वर खंडवा के ओंकारेश्वर के मंधाता गांव में है। 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन और 1.43 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का लक्ष्य है। बात देखते हैं महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना खरगोन जिले के महेश्वर में है। 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य इसका है। डिफरेंस ओंकारेश्वर खंडवा जिले में ओंकारेश्वर में और महेश्वर खरगोन जिले के महेश्वर में, इस डिफरेंस को हमें ध्यान रखना है। और अब जानते हैं नर्मदा सागर परिसर के बारे में। नर्मदा सागर परिसर, एक चीज को जान लें कि जो ओंकारेश्वर और महेश्वर परियोजनाएं हैं वो विद्युत उत्पादन के लिए इंदिरा सागर
बांध जो है उसके डाउन स्ट्रीम जल का उपयोग करती है, उसी जल से ये विद्युत उत्पादन करती हैं। ओंकारेश्वर और महेश्वर परियोजनाएं विद्युत उत्पादन के लिए इंदिरा सागर बांध के डाउन स्ट्रीम जल का उपयोग करती हैं। तीनों परियोजनाओं इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर को एक साथ नर्मदा सागर परिसर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, तीनों परियोजनाओं इंदिरा सागर बांध या परियोजना, साथ में ओंकारेश्वर और महेश्वर को एक साथ नर्मदा सागर परिसर कहा जाता है। और अब जानते हैं नर्मदा नदी से जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। सिंगल लाइन फैक्ट्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी पर नर्मदा पुराण लिखा गया है। एकमात्र नदी जिन पर पुराण लिखा गया है वो है नर्मदा नदी, जिन पर नर्मदा पुराण लिखा गया है। नर्मदा संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है खुशी का दाता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गिवर ऑफ प्लेजर। संस्कृत भाषा का शब्द है नर्मदा, जिसका अर्थ है खुशी का दाता यानी गिवर ऑफ प्लेजर। साथ ही साथ पवित्रता के आधार पर नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, पहले भी बता चुका हूं। इसके बाद कालिदास ने मेघदूत ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है। कालिदास ने मेघदूत में अमरकंटक के साथ साथ नर्मदा नदी का भी चित्रण किया हुआ है। नर्मदा का वाहन मगरमच्छ है। पौराणिक दृष्टि से नर्मदा चूंकि देवी है, माता है, तो उनका वाहन क्या है, मगरमच्छ है। नर्मदा का अपवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान देंगे, आ भी सकता है। 93,180 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 89.8%, गुजरात में 8.1% और महाराष्ट्र में 2.1%। राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती हैं, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश में 39 और गुजरात में 2 नदियां मिलती हैं। कुल सहायक नदियां 41 हैं, जिनमें से दाहिने तट से 19 नदियां आके मिलती हैं और बाएं तट से 22 नदियां आके मिलती हैं। ध्यान रखेंगे आंकड़ों को, दाहिने तट से 19 नदियां, बाएं तट से 22 नदियां, टोटल 41 सहायक नदियां, जिसमें से 39 मध्य प्रदेश में और 2 गुजरात में मिलती हैं। इसके बाद पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी बता चुका हूं पहले भी, नर्मदा प्रायद्वीपीय नदियों में तीसरे स्थान पर है। यानी हिमालय से ना निकलने वाली नदियां, जो हिमालय से नहीं निकलती बल्कि प्रायद्वीपीय भारत से, भारत के अंदर से पठारी भाग में पड़ने वाले पहाड़ों से निकलती हैं, ऐसी नदियों में तीसरी सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। पहली गोदावरी जो कि 1465 किलोमीटर लंबी है लगभग, उसके बाद कृष्णा जो कि 1375 किलोमीटर लगभग लंबी है, उसके बाद नर्मदा जो कि 1312 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद नर्मदा सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। विंध्याचल जो कि उत्तरी दिशा में पड़ता है और सतपुड़ा जो कि दक्षिणी दिशा में पड़ता है। इन दोनों के बीच में एक भ्रंश घाटी है जिसमें नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद नमामि देवी नर्मदे, ध्यान देंगे, नमामि देवी नर्मदे नर्मदा के शुद्धिकरण एवं संरक्षण की यात्रा है। अवधि 5 माह यानी 148 दिन थी। 16 जिलों से होकर 3350 किलोमीटर की यात्रा हुई थी। प्रारंभ हुई थी 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से और समापन हुआ था 15 मई 2016 को अमरकंटक में। तो नमामि देवी यात्रा को ध्यान में रखेंगे क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी जी का और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री उस समय शिवराज सिंह चौहान जी थे, तो उनका दोनों का बहुत ज्यादा फोकस इस यात्रा पे था। तो नमामि देवी नर्मदा यात्रा को ध्यान में रखेंगे कि अवधि क्या थी, प्रारंभ कब हुई और समापन कब हुआ, कितने जिलों से होके गुजरी थी। आइए अब एक फिगर के माध्यम से नर्मदा नदी के उद्गम से लेकर और विलय तक कितने जिलों से प्रवाहित होती है और कौन कौन सी भौगोलिक संरचनाएं मिलती हैं के बारे में जानते हैं। ये मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया हुआ है, आप यहाँ देखेंगे अनूपपुर में नर्मदा नदी का उद्गम हुआ और वहां पर हमें 2 संरचनाएं मिलती हैं। कपिलधारा जलप्रपात देखने को मिलता है और उससे 300 मीटर की दूरी पर दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर में देखने को मिलता है। और उसके बाद नर्मदा नदी बहकर डिंडोरी आती है, डिंडोरी से मंडला आती है, मंडला से जबलपुर पहुंचती हैं। जबलपुर में हमें बरगी बांध और धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलते हैं और वहीं पर सेर, शक्कर और दूधी 3 नदियां आकर मिलती हैं बाएं तट से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाएं तट से नर्मदा नदी में 22 नदियां मिलती हैं और दाहिने तट से नर्मदा नदी में 19 नदियां मिलती हैं। तो दूधी, शक्कर और सेर जबलपुर और नरसिंहपुर के आसपास जाकर नर्मदा नदी में मिलती हैं। इसके बाद रायसेन के बाद होशंगाबाद के बाद सीहोर के बाद देवास के बाद हरदा के बाद खंडवा और खंडवा में हमें इंदिरा सागर बांध
ओंकारेश्वर परियोजना और दर्दी प्रपात देखने को मिलता है। उसके बाद खरगोन में हमें मंदार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात और महेश्वर परियोजना देखने को मिलती हैं। खरगोन के बाद धार में एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। उस महत्वपूर्ण परियोजना का नाम है जोबट बांध, जिसे चंद्रशेखर परियोजना भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, बांध वाले सेक्शन में मैंने नहीं बताया था, लेकिन अभी आप जान लीजिए। जोबट परियोजना धार जिले में पड़ता है। नर्मदा नदी पर बनी बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका नाम चंद्रशेखर परियोजना भी है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद बड़वानी के पास में हिरन और मान नदियां नर्मदा नदी में दाहिने तट से आकर मिलती हैं। और उसके बाद अलीराजपुर के बाद गुजरात में प्रवेश करती हैं, जहां पे सरदार सरोवर बांध जो है वो बना हुआ है। और उसके बाद खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी जाकर अरब सागर से मिल जाती हैं। तो एक रफ आइडिया है। मध्य प्रदेश में 15 जिलों से होकर गुजरती हैं। ध्यान रखेंगे, 15 जिलों से होकर गुजरती हैं और उसके बाद गुजरात में जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती हैं। टोटल 41 सहायक नदियां जो है वो नर्मदा नदी में मिलती हैं, जिसमें से 39 मध्य प्रदेश में और 2 गुजरात में, जिसमें से 22 जो है वो बाएं तट से और 19 जो है वो दाहिने तट से मिलती हैं। तो नर्मदा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई, जो एग्जाम पर्पज से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, इन्हें रिवाइज करिएगा। अगले वीडियो में अगली नदी के बारे में मैं महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आऊंगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। नमस्कार।